नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्मार्ट ऐप से बिजली उपकरणों की मिलेगी जानकारी। अब ऐप से पता चलेगा उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं। डिजिटल ऐप से उपकरण उपलब्धता की बढ़ेगी पारदर्शिता। आज राज्य के 100 से अधिक सेंटरों पर होगी नीट की परीक्षा। मोबाइल और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर होगी पाबंदी। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए पुलिस ने जारी किया मोबाइल नंबर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज होगा शुभारंभ। स्टेडियम में दर्शकों के लिए प्रवेश की निःशुल्क व्यवस्था। राज्य के 5 जिलों में होगा खेलों का आयोजन। पुनौरा धाम बनेगा अयोध्या जैसा प्रमुख स्थल। रामायण सर्किट से बिहार को मिलेगी नई पहचान। इसके लिए 120 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना स्वीकृत। नेहा शर्मा ने पूरी की पंजाबी फिल्म संजोग की शूटिंग। संजोग फिल्म के शूटिंग के बाद नेहा ने शेयर की BTS तस्वीरें। पंजाबी फिल्म संजोग का शूटिंग शेड्यूल हुआ पूरा। UPI अकाउंट बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान। फोन और ऐप में मजबूत लॉक लगाकर रखें सुरक्षित। UPI पिन को कभी भी किसी से ना करें साझा। आज IPL के डबल हेडर मुकाबले में किसका पलड़ा भारी। KKR RR और पंजाब किंग्स बनाम LSG का आज होगा टक्कर। डबल हेडर में आज कौन मारेगा बाजी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट प्यून के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मई से शुरू हो चुकी है और 23 मई 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों की आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा शामिल है। वेतन 19,500 से शुरू होकर अधिकतम 37,815 तक जा सकता है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए 600 रुपये और SC ST PWBD महिला पूर्व सैनिकों के लिए 100 रुपये तय किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और आवेदन के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएं। पुनौरा धाम बनेगा अयोध्या जैसा धार्मिक स्थल। बिहार सरकार ने रामायण सर्किट को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना स्वीकृत की गई है। पंथ पाकर जहां सीता की डोली रुकी थी और फुलहर स्थान जहां राम सीता का प्रथम मिलन हुआ, उसे भी भव्य रूप दिया जाएगा। दरभंगा के अहिल्या स्थान मंदिर परिसर का कायाकल्प कर उसे आध्यात्मिक और पर्यटकीय रूप दिया जाएगा। इन स्थलों के विकास से बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और राज्य को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। आज राज्य के 100 से अधिक सेंटरों पर होगी नीट की परीक्षा। नीट UG परीक्षा 2025 को लेकर बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा आज 4 मई को 552 शहरों में एक ही पाली में होगी। राज्य के कुल 35 जिलों के 125 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें सरकारी स्कूल, IIT, NIT, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल है। प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। मोबाइल और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। एग्जाम केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 तक चलेगा। साथ ही हर जिले में निगरानी समितियां बनाई गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र बेचने की संभावना को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी मोबाइल या WhatsApp नंबर 8544428404 और ईमेल ID spcyberbih@gov.in पर शिकायत की जा सकती है। स्मार्ट ऐप से मिलेगी बिजली उपकरण की उपलब्धता की जानकारी। बिजली कंपनी अब नए ऐप के जरिए अपने स्टोर में ट्रांसफार्मर, पोल, तार और इंसुलेटर जैसी सामग्री की उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक में प्रदान करेगी। यह ऐप अधिकारियों को यह जानकारी देगा कि कौन से उपकरण किस स्टोर में उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। पहले अधिकारियों को अलग अलग स्टोर से जानकारी लेकर उपकरणों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे समय लगता था और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस ऐप के माध्यम से संबंधित डिवीजन के अधिकारी तुरंत जान सकेंगे कि उन्हें जो उपकरण चाहिए वह उपलब्ध है या नहीं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मॉनिटरिंग की डिजिटल तरीके से आसान हो जाएगी। बिहार से होकर गुजरेगा वाराणसी झारखंड 6 लेन एक्सप्रेसवे।
वाराणसी से झारखंड सीमा तक बनने वाला 6 लेन एक्सप्रेसवे बिहार से होकर गुजरेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की रुचि न होने से कोलकाता तक निर्माण नहीं होगा, जिससे इनकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी के रेवासा गांव से शुरू होकर चंदौली बिहार के चांद होते हुए झारखंड तक जाएगा। इससे वाराणसी कोलकाता की यात्रा 14 से घटकर 7 घंटे में संभव होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण पर अनुमानित खर्च 35,228 करोड़ है। बिहार में 7 पैकेज में इसका निर्माण हो रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और टनल निर्माण को लेकर वन विभाग की आपत्तियों से अड़चने हैं। टनल निर्माण का विकल्प महंगा होने से NHAI ने विरोध किया, जिस पर मंत्रालय ने अलाइनमेंट में बदलाव का निर्देश दिया है। इससे लंबाई 40 से 50 किलोमीटर बढ़ेगी और सोन नदी पर पुल का स्थान भी बदलेगा। बिना ऐप व्हाट्सएप पर कर सकेंगे कॉल। व्हाट्सएप का नया फीचर यूजर्स के लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आ रहा है। अब व्हाट्सएप वेब वर्जन पर भी वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा मिल सकेगी, जो पहले केवल मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप वर्जन पर ही संभव थी। WA बीटा इन्फो के अनुसार यूजर्स अब वेब ब्राउजर से ही कॉल कर सकेंगे। इसके लिए किसी डेस्कटॉप ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर क्रोम, सफारी, एज जैसे सपोर्टिंग ब्राउजर पर काम करेगा। व्हाट्सएप वेब क्लाइंट का इंटरफेस भी बेहतर हुआ है और यह नए कॉलिंग फीचर के साथ यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। BPSC TRE 3 के चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन प्रक्रिया हुई शुरू। BPSC के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत चयनित 51,389 शिक्षकों को अब स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। शनिवार को पहले चरण में 11 जिलों के शिक्षकों को स्कूल में तैनाती दी गई है, जिसकी शुरुआत अरवल जिले से हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल आवंटन की जानकारी शिक्षकों को SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। अगले 1 सप्ताह के भीतर सभी चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद योगदान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर AC सिद्धार्थ ने बताया कि BPSC TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत कार्यरत महिला शिक्षकों का दूरी आधारित ट्रांसफर अगले सप्ताह से शुरू होगा, जिसकी सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी जाएगी। UPI अकाउंट बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान। डिजिटल पेमेंट के इस दौर में UPI सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका बन चुका है, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़े हैं। इसलिए नया UPI अकाउंट बनाने से पहले इन 5 सावधानियों का पालन जरूर करें। सबसे पहले सिर्फ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जैसे आधिकारिक ऐप ही इस्तेमाल करें और इन्हें केवल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दूसरा, UPI पिन कभी किसी से साझा ना करें। तीसरा, पे और रिक्वेस्ट का अंतर जरूर समझें ताकि गलती से पैसे न भेज दें। चौथा, कस्टमर केयर नंबर ऐप से ही ले और गूगल से नहीं। 5वां, फोन और ऐप में मजबूत लॉक जरूर लगाएं ताकि फोन चोरी होने पर भी पैसा सुरक्षित रहे। इन बातों का ध्यान रखकर आप स्कैम से बच सकते हैं। होमगार्ड फिजिकल परीक्षा के लिए 2 और जिलों के लिए एडमिट कार्ड जारी। बिहार होमगार्ड भर्ती के तहत फिजिकल परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अब तक 11 जिलों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके थे, जिसमें भोजपुर, मुंगेर, लखीसराय, दरभंगा, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सीतामढ़ी शामिल थे। अब किशनगंज और समस्तीपुर जिलों के लिए भी एडमिट कार्ड बीते दिन जारी कर दिए गए। उम्मीदवार इन एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा फिजिकल टेस्ट से संबंधित है और जिन जिलों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं वे अब अपने परीक्षा कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। सीएम नीतीश ने PMCH टावर का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में बने टावर 1 और टावर 2 का लोकार्पण किया। इस मौके पर 1050 बेड और 27 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ इलाज की व्यवस्था शुरू हुई। सीएम ने कहा कि यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर है। नए टावर में ICU, इमरजेंसी, कैंसर, हृदय रोग यूनिट, MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे और मॉडर्न OPD की सुविधाएं हैं। निर्माण के चलते पुराने 1750 बेड में से कई पर इलाज बंद था, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है। कुल 5500 करोड़ की लागत से 3 चरणों में 5462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल तैयार होना है, जिसमें अब दूसरे चरण में हेलीपैड, 764 करोड़ के उपकरण और दिल्ली एम्स जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी। IPL की तर्ज पर 1 जून से पटना में शुरू होगा BPL टूर्नामेंट। IPL की तर्ज पर अब बिहार में भी क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा, जहां बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन 1 जून से 25 जून 2025 के बीच किया जाएगा। यह T20 फॉर्मेट की लीग होगी, जिसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा और 6 टीमें बनेंगी। हर टीम का नाम बिहार के किसी शहर पर आधारित होगा।
चर्चित क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इस लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि यह उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सभी मैच पटना के ऊर्जा ग्राउंड में खेले जाएंगे और लाइव प्रसारण जियो सिनेमा पर होगा। फ्रेंचाइजी बनने के लिए इच्छुक लोग 7 मई तक ईमेल के माध्यम से आपके स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल के माध्यम से रुचि पत्र भेज सकते हैं। नेहा शर्मा ने पूरी की पंजाबी फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिहार की नेहा शर्मा ने अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म संजोग की शूटिंग पूरी कर ली है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई थी। फिल्म के शूटिंग शेड्यूल के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर सेट के BTS फोटोज और वीडियो शेयर किए, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरत वादियां और होटल रूम का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने फैंस से दिलचस्प सवाल पूछा, आप किस टीम के साथ हैं, पहाड़ों में खाई जाने वाली मैगी या गर्मा गर्म चाय। नेहा ने पहले भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और संजोग उनकी दूसरी पंजाबी फिल्म है। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में लगेगा नया सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेलवे ने जल्द ही सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो LHB बोगियों में लगाया जाएगा। इस नई तकनीक से ट्रेन की रफ्तार चाहे तेज हो या कम, कपलिंग कभी नहीं खुलेगी, जिससे बोगियों के अलग होने की घटनाएं कम होंगी। इससे ट्रेन के रुकने पर यात्रियों को झटके भी नहीं महसूस होंगे। वर्तमान में कपलिंग के ढीले होने से ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की घटनाएं हो रही थी, जिनसे दुर्घटना खतरा था। अब रेलवे इस तकनीक को लागू करके यात्रियों की सुरक्षा और आराम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। शिक्षकों का वेतन रुका तो अफसरों का भी रुकेगा वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव AC सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में शिक्षकों के वेतन संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया कि TRE 1 के एक शिक्षक की वेतन न मिलने की पीड़ा भरी चिट्ठी पढ़कर उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी कि जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तब तक विभाग के किसी भी अधिकारी का वेतन नहीं निकलेगा। उन्होंने बताया कि इस शिक्षा ऐप में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है, जिसे वे रोज सुबह देखते हैं। वेतन और एरियर भुगतान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन करने की दिशा में भी विभाग गंभीर है। आज होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज 4 मई को पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना में PM मोदी वर्चुअल मोड में करेंगे और यह आयोजन 15 मई तक चलेगा, जिसमें पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर में 28 खेलों का आयोजन किया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 10,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के समक्ष विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का अनावरण भी होगा, जिसे 100 महिलाओं ने बनाया है। इसके अलावा 400 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल से संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। खेलों की पूरी निगरानी और संचालन के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए स्टेडियम की दीर्घा में दर्शकों के लिए प्रवेश की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग olympic.com पर उपलब्ध होगी। इसका लाइव प्रसारण भारत में DD स्पोर्ट्स TV चैनल द्वारा किया जाएगा। 5 से 6 मई को तेज आंधी बिजली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में 5 और 6 मई को भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना को देखते हुए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। वहीं पटना, गया, भोजपुर जैसे 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। बंगाल की खाड़ी के दबाव और उत्तर भारत की ठंडी हवाओं के टकराव के कारण यह मौसम बना है। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अरवल में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। बिहार पुलिस की मद्यनिषेध इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत अरवल जिले में अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सूचना मिलने पर बीते दिन 3 मई को अरवल थाना की मदद से बोलेरो और इको वैन से लदी विदेशी शराब जब्त की गई। दोनों वाहन चिन्हित कर रोकने के बाद कुल 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये माफिया बाहरी राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब कारोबार को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच जारी है। रेलवे की पहल से लीची के व्यापार में आएगी तेज। रेलवे ने उत्तर बिहार के लीची उत्पादकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब बापू धाम अहमदाबाद एक्सप्रेस की पार्सल स्पेस का ठेका नीलामी के माध्यम से दिया गया है, जिससे रेलवे को 2 करोड़ 2 लाख रुपए की आय होगी। इससे मुजफ्फरपुर स्टेशन से लीची की लोडिंग बढ़ेगी और उत्पादकों को पश्चिम भारत के बाजारों तक अपने ताजे फल पहुंचाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पवन एक्सप्रेस में 23 टन अतिरिक्त क्षमता वाला VPH और अंत्योदय एक्सप्रेस में 5 से 6 अतिरिक्त VPH जोड़े जाएंगे। इससे किसानों को उचित मूल्य और व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके व्यापार को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
ईयरफोन का ज़्यादा उपयोग सेहत पर पड़ सकता है भारी। अगर आप दिन भर ईयरफोन लगाए रहते हैं तो यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लगातार और लंबे समय तक ईयरफोन के इस्तेमाल से सबसे पहले आपकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे अस्थायी बहरेपन का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा, इससे कानों में दर्द और दबाव महसूस हो सकता है। तीसरा, गंदे ईयरफोन के कारण कानों में बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। चौथा, इससे मानसिक समस्याएं जैसे सिर दर्द और एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। पांचवा खतरा है टिनिटस का, जिसमें कानों में घंटी या सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। सुरक्षित रहने के लिए ईयरफोन का सीमित और सही तरीके से उपयोग जरूरी है। तेजस्वी का आरोप, नीतीश कुमार को बीजेपी ने किया हाईजैक। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित अति पिछड़ा जगाओ रैली में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, थाना से ब्लॉक तक घूस देना पड़ता है और शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तेजस्वी ने लोगों से अपील की है कि उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि नई सरकार बनाकर अति पिछड़ों को सम्मान, रोजगार और सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि अपराधी और भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और वे खुद स्वीकारते हैं कि कुछ लोग उन्हें उधर ले जाते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए ताकि वे भ्रष्टाचार मुक्त और न्यायप्रिय सरकार बना सकें। खिसियानी बिल्ली कहकर ललन सिंह ने लालू यादव को दिया जवाब। जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जाति आधारित जनगणना को लेकर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव कभी संसद में जातिगत जनगणना की मांग नहीं उठाते थे, जबकि नीतीश कुमार लगातार यह मुद्दा उठाते रहे। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वे कोई एक वीडियो दिखाए जिसमें लालू यादव ने संसद में इस मांग को रखा हो। उन्होंने कहा कि लालू यादव सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना की मांग नहीं कर पाए और अब जब मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है तो वह बेवजह श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। ओवैसी ने मुसलमानों से वक्फ कानून न मानने की अपील की। जी हां, चुनाव से पहले बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय हो गए हैं। बीते दिन शनिवार को उन्होंने बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून का कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने मुसलमान समुदाय से कहा कि वे इस कानून को स्वीकार न करें क्योंकि यह उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जैसे मंदिर कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होता, वैसे ही वक्फ बोर्ड में भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने लोगों से अपील की कि वे चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं जो इस कानून का समर्थन करते हैं। सभा में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज आईपीएल के डबल हेडर मुकाबले में किसका पलड़ा भारी? आईपीएल 2025 में रविवार यानी आज 4 मई को डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ईडन गार्डन में खेला जाएगा, जहां केकेआर हेड टू हेड में मामूली बढ़त के साथ और प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखने के इरादे से उतरेगी। यहां मुकाबला 3:30 बजे से। वहीं दूसरा मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा, जिसमें एलएसजी हेड टू हेड में आगे है लेकिन पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। मौजूदा फॉर्म और घरेलू मैदान को देखते हुए पहले मैच में केकेआर और दूसरे में एलएसजी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। ऐसे में यह रविवार रोमांचक और परिणाम निर्धारण वाला साबित हो सकता है। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया। 1935 में दिलीप कौर तिवाना पंजाबी की प्रतिष्ठित बहुचर्चित अंग्रेज लेखिका थी, उनका जन्म हुआ। 1905 में अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, उनका जन्म हुआ। 1799 में टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक का निधन हुआ। 1957 में हेमचंद्र राय चौधरी भारतीय इतिहासकार का निधन हुआ। 1932 में रामदेनी सिंह बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। 2008 में पंडित किशन महाराज विख्यात तबला वादक का निधन हुआ। सीबीएसई रीचेकिंग से पहले देगी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रीचेकिंग प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब छात्र सबसे पहले अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी देख सकेंगे, जिससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि किस प्रश्न में कितने अंक मिले। इसके बाद ही वे अंक सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह क्रम उल्टा था, पहले अंकों का सत्यापन, फिर उत्तर पुस्तिका और अंत में री इवैल्यूएशन होता था। नए नियम से छात्रों को पारदर्शिता मिलेगी और वे सोच
समझकर अगली प्रक्रिया चुन सकेंगे। सीबीएसई रिजल्ट मई की शुरुआत में आने की उम्मीद है और छात्र इसे cbse.gov.in या डिजी लॉकर या उमंग ऐप पर देख। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी निग्रोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध। आज का दूसरा सवाल है, किस योजना के तहत किशनगंज जिले को गैर पारंपरिक क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए चाय विकास एवं संवर्धन योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। आज का तीसरा सवाल है, लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। आज का चौथा सवाल है, स्टीड फास्ट नून शब्द किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी एशियन, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी IMF। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाटो। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं अब्दुल मनन, आदित्य प्रताप पासवान, नरेंद्र कुमार, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, शिवशंकर शुक्ला, मुन्ना प्रसाद, रंजीत कुमार, सूरज कुमार, रंजीत मिश्रा, विश्वनाथ गुप्ता, संजय कुमार शर्मा और अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कितने घंटे होती है? साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।